नमस्ते बच्चों। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में ली चैटलर्स प्रिंसिपल के बारे में देखे थे कि अगर किसी रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम पे है उसको अगर हम लोग डिस्टर्ब कर दें तो उसका क्या इफेक्ट आता है, रिएक्शन किधर शिफ्ट करता है। उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी थी, किस चीज़ को चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक लास्ट पोर्शन है, वो हम लोग को देखना है। एक लास्ट पोर्शन है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड, हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखनी है। ठीक है, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो हम लोग लिखते हैं ऐसा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अब कौन सा टर्म क्या है, तो डेल्टा जी, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये होता क्या है, इससे इस पे अभी हम लोग नहीं बात करके, हम लोग अभी ये बात करते हैं कि इससे हमें पता क्या चलता है। इसके बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है उसमें डिटेल में बात करेंगे, डेल्टा जी के बारे में। इससे हमें क्या पता चलता है, बस इसकी बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम लोग डेल्टा जी के साइन से ये पता करते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी का साइन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। अब पहले ये वर्ड जो स्पॉन्टेनियस हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब समझ लेते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे आप एक कंटेनर लीजिए, एक कंटेनर सपोज करिए, उसमें कोई गैस रखी है। उस कंटेनर को आप अगर खोल देंगे तो गैस पूरे रूम में अपने आप एक्सपैंड कर जाएगा। जो कंटेनर में गैस थी वो निकल के पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस अपने आप हुआ, आपको कुछ करना नहीं पड़ा इसके लिए। उस गैस को पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, ये प्रोसेस अपने आप हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन वही उस गैस को जो पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसको वापस से कंटेनर में लाना होगा तो आपको काम करना पड़ेगा कुछ। तो वापस से जो आने वाला प्रोसेस है वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ आ रही बात? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब समझ में आया। अब हम लोग डेल्टा जी से रिलेट करते हैं इसको कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी से कैसे रिलेट करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी निगेटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी अगर निगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब वो प्रोसेस अपने आप होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन पे अगर इसको अप्लाई करें, किसी केमिकल रिएक्शन पे, किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब वो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि वो किधर होगी, होना चाहती है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेल्टा जी जीरो है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ना ही स्पॉन्टेनियस ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ना ही फॉरवर्ड में होना चाहेगा ना ही बैकवर्ड में होना चाहेगा। मतलब इसका आता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। बात समझ में आ रही है? अगर डेल्टा जी किसी रिएक्शन के लिए जीरो होता है तो इसका मतलब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। इसी चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, डेल्टा जी होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, एक्चुअली स्टैंडर्ड कंडीशंस कुछ होती हैं, उस कंडीशन में जो चेंज आता है उसको स्टैंडर्ड चेंज बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है
तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होगा, डेल्टा जी नॉट नहीं होगा जीरो, क्या जीरो होगा, डेल्टा जी, ठीक है। और अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है तो ये जो Q है ये रिएक्शन कोशेंट है, और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो हम लोग इस चीज़ को इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं, तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, क्यू के जगह अब आ जाएगा के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, या फिर ये एल एन मतलब लॉग बेस ई है, इसको अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करें तो एक फैक्टर आ जाएगा 2.303 का, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। दोनों तरीके से लिखा जाता है, दोनों सेम ही चीज़ है। यहाँ पे नेचुरल लॉग है, यहाँ पे लॉग बेस 10। अगर ऐसा लिखा गया तो लॉग बेस 10 मानिएगा इसको, और अगर एल एन लिखा गया तो लॉग बेस ई, नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, अगर हमें डेल्टा जी नॉट पता है तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। आर तो आपको पता ही होता है, टेम्परेचर हम लोग क्वेश्चन में दिया गया होगा। अगर कभी टेम्परेचर नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेते हैं, ठीक है। वैसे तो दिया जाता है टेम्परेचर, अगर कुछ डिफरेंट है तो, अगर नहीं दिया गया है तो इसको 298 लेके निकालेंगे, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन रूम टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पता हो तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट अगर पता हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा इस रिलेशन के हेल्प से। और ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि इक्विलिब्रियम पे कौन सी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट करिए, वहां पे इतनी सारी चीज़ें। नोट कर लिया, चलिए। अब एक रिलेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है उसके बारे में, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी नॉट अगर निकालना है तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट आ जाएगा, जहाँ पे डेल्टा एच नॉट को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा एस नॉट को बोला जाएगा स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी। एक एंट्रोपी एक क्वांटिटी होती है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, एंट्रोपी को हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इट इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, किसी चीज का डिसऑर्डरनेस कितना है। डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी, ऑर्डर जितना ऑर्डर्ड रहेगी चीज़ें एंट्रोपी उतनी कम रहेगी, ठीक है। इसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से बस हम लोग देख रहे हैं। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू हो गया डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा कि डेल्टा जी नॉट को हम लोग क्या लिख रहे हैं, किसके बराबर, तो माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम, ऐसा लिखा है हम लोगों ने, इज इक्वल टू हो गया डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो माइनस आर टी से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस आर टी, यहाँ नीचे आ जाएगा तो माइनस डेल्टा एच नॉट अपन आर टी हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर, माइनस में बचेगा डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, ठीक है। एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है। पहले इसको नोट कर लीजिए वहाँ पे।
नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है। हम लोगों ने रिलेशन क्या लिखा है, ln ऑफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी। ये ln है, अगर लॉग बेस 10 में अगर जाए, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम लिखें तो यहाँ पे 2.303 आएगा, उसको राइट साइड अगर भेज दें तो ये हो जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्म में लिखा जाता है, लॉग बेस ई और लॉग बेस 10 दोनों में हम लोग लिखते हैं इसको। अब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ किसका, तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम का ग्राफ 1 अपॉन टी के साथ, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम का ग्राफ 1 अपॉन टी के साथ। ठीक है, ये y है और 1 अपॉन टी को हमें रखना x, तो y इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, सम कांस्टेंट c माइनस एम एक्स माइनस एम, और 1 अपॉन टी को x ले लेना है, यहाँ जो 1 अपॉन टी दिख रहा है उसको x ले लेना है, तो y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स। देख के तो ये ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन लग रहा है जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, बट होता क्या है, ये जो डेल्टा एच नॉट है ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है ना, जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एंथैल्पी में क्या चेंज आ रहा है, तो एंथैल्पी में जो चेंज है ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर इस m की बात करें, माइनस m जो है, m की अगर बात करें तो m की वैल्यू किसके बराबर है, तो डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर, इसके बराबर है स्लोप। अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव हुआ तब तो स्लोप नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव, बट अगर डेल्टा एच नॉट खुद में एक नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, अगर डेल्टा एच नॉट नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो स्लोप इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि डेल्टा एच नॉट कैसा है। अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव होगा, अगर डेल्टा एच नॉट नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक, रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए स्लोप नेगेटिव है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए स्लोप क्या है, नेगेटिव है। इसमें डेल्टा एच नॉट कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तब ग्राफ ऐसा आएगा विथ नेगेटिव स्लोप। ये इंटरसेप्ट कितना होगा, तो ये इंटरसेप्ट होगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, और स्लोप कितना होगा, अगर एंगल निकाल के स्लोप निकाला जाए तो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ठीक है, लेकिन वही अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसका डेल्टा एच निगेटिव हो, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ जिसका डेल्टा एच नॉट निगेटिव है, लेस देन 0 है, तब स्लोप कैसा हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तब ग्राफ कैसा बनेगा, तो ऐसा आएगा। ये इंटरसेप्ट वही होगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, और अगर ये स्लोप निकाला जाए तो माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ठीक है, ये भी ग्राफ वही है, लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम का ग्राफ 1 अपॉन टी के साथ। तो दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे, एंडोथर्मिक के लिए अलग बनेगा, एक्सोथर्मिक के लिए अलग बनेगा। ठीक है, ग्राफ दो अलग अलग बनते हैं यहाँ पे। पहले इन दोनों ग्राफ्स को ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद इस पे बात करते हैं और कुछ। हो गया।
अब बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो टर्म है 1/T है ना, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये वाला टर्म क्या होगा, घटेगा, है ना, ये वाला टर्म घटेगा, टेम्परेचर डिनोमिनेटर में है, तो ये वाला टर्म घटने का मतलब आप पीछे की तरफ आ रहे हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग पीछे की तरफ आ रहे हैं, और पीछे की तरफ आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब ऐसे रिएक्शन के लिए, कैसे रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा। समझ आ रही बात नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से पीछे की तरफ आ रहे हैं तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम बढ़ रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ेगा, तभी उसके लॉग की वैल्यू बढ़ेगी। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब पीछे आना मतलब लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट रही है, और लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू घट रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी घटेगी, तभी उसका लॉग घट रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घटेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, ये बात हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में की थी। बट टेम्परेचर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है, ये बात कैसे पता चलेगी, तो ये बात पता चलेगी रिएक्शन के डेल्टा एच के साइन से। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। लेकिन वही अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटेगा। ये चीज़ वहाँ पे ग्राफ के साथ आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। चलिए, एक जेईई मेंस में रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, इधर रखा गया था लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम को और इधर रखा गया था 1/T को, और ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, ग्राफ 4 ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, बोला गया था किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इनमें से कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हैं, 1, 2, 3, 4 में से बताना है। बताइए सोच के कौन कौन सा पॉसिबल होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना, ये पॉजिटिव होगा। अभी ड्रॉ किए थे ना, एंडोथर्मिक में स्लोप नेगेटिव था, एक्सोथर्मिक में स्लोप पॉजिटिव था, है ना। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव स्लोप का आपको देखना है कौन कौन सा ग्राफ है, तो ग्राफ 1 है और ग्राफ 2 है। अब क्या ग्राफ 1 तो अभी हम लोग ने ड्रॉ किया था तो ग्राफ 1 तो होगा ही, क्या ग्राफ 2 हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसका जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव है, इसका जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इंटरसेप्ट किसके बराबर था, डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर, और अगर डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव हुआ तब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, अगर डेल्टा एस नॉट नेगेटिव हुआ तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो ही सकता है, मतलब कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल हो जाएंगे, तो 1 और 2। समझ आ रही है बात। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं,
सिंपल सा क्वेश्चन। अब हमें ये पता चल गया है कि टेम्परेचर को चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा, है ना। तो हम लोग अब ये निकालेंगे कि टेम्परेचर में कितना चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना चेंज होगा। टेम्परेचर को कितना चेंज करें सो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आए, टेम्परेचर के साथ कितना चेंज आएगा, ये निकालना है अब हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि जब हमने टेम्परेचर T1 रखा था तो उस टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 1 था, ठीक है। अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज करके T2 कर देते हैं तो उस टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होके के इक्विलिब्रियम 2 हो जाता है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले से log ऑफ के इक्विलिब्रियम 1 अगर लिखना है तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर T1। टेम्परेचर जब T1 है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम 1 है। इसी तरह से log ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर T2, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर T2 आ जाएगा। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दे, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, अगर सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दिया जाए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो log ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 माइनस log ऑफ के इक्विलिब्रियम 1, log b माइनस log a, log b बाई a हो जाएगा। तो log ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 ऐसा आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू ये माइनस ये करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा ये माइनस ये हो रहा तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस हो जाएगा ना, और कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉमन, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये प्लस में हो गया तो 1 अपॉन T1 प्लस में बचेगा, माइनस में बचेगा 1 अपॉन T2। तो ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। log ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन log ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब बात ये आती है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इसमें देखा जाए तो 5 वेरिएबल है टोटल, के इक्विलिब्रियम 1, के इक्विलिब्रियम 2, T1, T2 और डेल्टा एच नॉट, ये 5 वेरिएबल है। तो इनमें से किसी 4 की वैल्यू देंगे तब 5वीं वैल्यू पूछी जाएगी। बोल देंगे कि टेम्परेचर को हमने 300 केल्विन से बढ़ा के 400 केल्विन किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 टाइम्स हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 टाइम्स हो गया। तो बताना है कि रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट कितना होगा। क्या बताया जा सकता है, नहीं। अगर टेम्परेचर को 300 केल्विन से बढ़ा के 400 केल्विन कर दे रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 टाइम्स हो जा रहा है, ऐसा बोला गया। तो बताना है डेल्टा एच नॉट कितना होगा रिएक्शन का। तो ऐसे में T1 की वैल्यू क्या ले लेंगे आप, 300, T2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, 400, के इक्विलिब्रियम 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम 1 ये हमें बता दिया गया है 100 टाइम्स। मतलब जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुराने का 100 टाइम्स हो गया है। मतलब इस पूरे की वैल्यू हमें दे दी गई 100। डेल्टा एच नॉट हमें निकालना है। अच्छा आर की क्या वैल्यू लेंगे, तो अगर ये जूल में कैलकुलेट करना है तो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। तो इसको जूल में ही हम लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं, तो आर की वैल्यू 8.314। समझ आ रही है बात। तो इससे हमें डेल्टा एच नॉट पता चल जाएगा कि रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट कितना है। चलिए इस चीज को नोट कर लीजिए वहां पे। नोट कर लिया। चलिए तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन जो बनते हैं वो जनरली इस पे बनते हैं, एक क्वेश्चन इस पे बनता है और दूसरा इस पे बनता है। इस पे बनने का मतलब है कि आपसे कैलकुलेशन कराया जा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं। हाँ, इस पे बनने का मतलब है कि हम लोग को अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो हम लोग डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, या उल्टा बोला जाए डेल्टा जी नॉट पता हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जा सकता है। एंटी लॉग लेना पड़ेगा, माइनस
2.303 RT log ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, यहां पे मैंने के इक्विलिब्रियम लिखा है ना, यहां पे मैंने केपी नहीं लिखा या केसी नहीं लिखा। कौन सा लेंगे, केपी लेंगे या केसी लेंगे, ये डाउट आ सकता है मन में, है ना। मन में ये चीज आ सकती है कि कौन सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज किया जाए, यहाँ पे केपी यूज किया जाए या केसी यूज किया जाए। तो अब बात ये आती है, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन क्या है। अगर रिएक्शन में सब कुछ गैस फेज में है, सब कुछ, अगर रिएक्शन में सब कुछ गैस फेज में है तो उसके लिए फिर हम लोग केपी को यूज करते हैं। यहाँ पे रिएक्शन में सब कुछ अगर गैस फेज में है तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, केपी। वही अगर रिएक्शन में सब कुछ एक्वस फेज में होता है, सॉल्यूशन के फेज में होता है, तो यहाँ पे हम लोग केसी को यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जगह। तो केपी यूज होगा या केसी यूज होगा, ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन किस फेज में हो रहा है। अगर रिएक्शन गैस फेज में हो रहा है तो केपी यूज होगा, अगर रिएक्शन सॉल्यूशन फेज में हो रहा है तो केसी यूज होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो न्यूमेरिकल इस पे बनाए जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल इस पे बनाए जाते हैं। बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, कुछ इसमें डिफिकल्ट जैसी चीज़ नहीं है, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमें इतनी ही चीज़ें देखनी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और ये चैप्टर यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें हम लोग को इतना ही चीज़ें देखना था। न्यूमेरिकल्स पे है, आप असाइनमेंट लगाइए, न्यूमेरिकल्स लगाइए। न्यूमेरिकल्स अलग अलग तरीके से यहाँ पे बनाए जाते हैं, उसी की प्रैक्टिस हम लोगों को करनी होती है बस मेजरली। ठीक है, चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।